हेलो फ्रेंड्स। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का ये थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसा कि हमने प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए दो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें हम एक आपको 3000 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। ये आपका 3000 एमसीक्यूज प्लस एमसीक्यूज होगा जो कि सब्जेक्ट वाइज होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड करीब 400 क्वेश्चंस हो गए। वैसे 400 से ज्यादा हैं, 420 क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से मिला के 3000 से ज्यादा केसेस आपको यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 400 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर में 200 क्वेश्चन, पॉलिटी में 400, ज्योग्राफी के भी 300 क्वेश्चन मिलेंगे, इकोनॉमी के 400 एंड एंशियंट एंड मेडाइवल के 300। करंट अफेयर्स अब मई 2021 से लेके जनवरी 2022 तक का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें 400 क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर्स फरवरी से लेके अप्रैल तक का 200 एंड देन बाकी करंट अफेयर्स मई से रिलेटेड इसमें 100 क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के लगभग 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन की अगर सॉरी ये तो आपका स्टैटिक हो गया जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक और कोर्स है जिसमें हम करीब 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज देखेंगे। ये आपका कवर किया जाएगा कब से कब? जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक, यानी कि करीब 1.5 साल का करंट अफेयर्स इसमें कवर किया जाएगा। तो ये मंथली करंट अफेयर्स का इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेगा। हर मंथ में 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो जैसा कि जनवरी का ये जनवरी 2021 का एमसीक्यू, देन फरवरी, देन एंड सो ऑन करते करते हम अप्रैल 2022 तक के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो हर ये टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन पेपर की तरह है जैसे यूपीएससी में आता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और हर मंथ के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें हम कवर करें। ये दोनों कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो प्रिपरेशन है और जो रिवीजन है, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर जो करंट अफेयर्स है, ये पूरा का पूरा एक जगह आपका समराइज हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा बूस्ट या कॉन्फिडेंस देगा देगा आपको। और ये हमारा कोशिश इस तरीके का है कि इस तरीके से इसको बनाया जाए कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस या इस थीम के बेस्ड क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी मिल जाए। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और टारगेट भी हमारा है कि 120 प्लस आपका प्रीलिम्स में आए। ओके, इसके बाद चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। वैसे ऐप में ये आपको मिलेगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, देन यू कैन ब्राउज दिस कोर्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के बारे में। यहाँ पर चीजें दी हुई है। ओके, तो बस एक ट्रेंड का की तरह ये आपको मिलेगा। कुछ स्टेप्स भी देखेंगे कि सरकार ने कुछ स्कीम्स या कुछ इनिशिएटिव्स के थ्रू किस तरीके से प्राइसेस और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। ओके, तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा सा पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। हमने ये देखा कि 2020 जो कि कोविड का समय था, इस समय डिमांड क्या थी? डिमांड कम थी। तो डिमांड कम होने की वजह से जो प्राइसेस थी, प्राइसेस भी आपको कम रही। ओके, डिमांड जनरली तभी बढ़ती है जब प्राइसेस ज्यादा हो, सॉरी प्राइसेस तभी बढ़ती हैं जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई उसके अकॉर्डिंग होना पाए। वैसे सप्लाई भी डिस्टर्ब थी। ओके, क्योंकि सप्लाई चेन वगैरह सब डिस्टर्ब रहा 2020 में कोविड फर्स्ट वेव में। बट डिमांड भी डिक्लाइन था क्योंकि घरों से लोग निकल नहीं रहे थे। तो जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें थी बस वही डिमांड में रह रही थी। तो कुल मिला के जो प्राइस थी वो कंट्रोल में थी। लेकिन 2020 में और साथ ही साथ 2021 में भी जो फिजिकल स्टिमुलस दिए गए सरकार के द्वारा, बहुत सारे पैकेजेस दिए गए बैंक्स को, एनबीएफसी को, वेहिकल सेक्शन को, इंडस्ट्री को। तो इस वजह से देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, जिसका इफेक्ट आपको 2021 के साल में दिखने लगा। तो उसकी वजह से जो 2021 था वहां पर प्राइसेस जो थी वो इंक्रीज कर गई। ये चीज आपको इस फिगर में भी देखने को मिलेगा। ये आपको एडवांस कंट्रीज का है और ये आपको ईएमडी का मतलब जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, यानी कि जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज पर ये आपका इन्फ्लेशन रहा, प्राइस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट, और डेवलप्ड कंट्रीज में 3.1 रहा। ठीक है, तो कुल कहने का मतलब आप देखेंगे 2020 में यहाँ पर भी डिप था, 2020 में यहाँ पर बहुत ज्यादा डिप आया, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिप आपको 2020 में देखने को मिला था इन्फ्लेशन रेट में। और वहीं 2021 में बहुत तेजी से
डेवलप कंट्रीज में इंक्रीज हुआ, लेकिन उतनी तेजी से ये डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इंक्रीज हुआ है। बट ओवरऑल देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा देखने को मिला है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। रिटेन इन्फ्लेशन जैसे मैंने कहा कि 2020 में कम था, 2021 में बढ़ा। ओके, डेटा वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2000 यहाँ पर 2019-20 में 4.8 था, जो 2020-21 में बढ़ के 6.2% हुआ। डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस पैटर्न याद रखिए कि हाँ 2020 में कम हुआ था और 21 में बढ़ा। रीजन क्या था? अगेन वही फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइडेड इन 2020 एंड 21। ओके, और तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा आया मार्केट में, एंड देन जब 2021 में इकोनॉमी खुलने लगी तो डिमांड वगैरह भी बढ़ने लगी। तो चूंकि बहुत ज्यादा पैसा आ गया था मार्केट में और डिमांड बढ़ने लगा मार्केट खुलने की वजह से, दैट वाई प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर एक वर्ड है जिसका जो है रिटेल कोर इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? प्लेन्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो जो आपका इन्फ्लेशन होता है, यानी कि टोटल इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, टोटल इन्फ्लेशन में से फूड बिवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट को अगर आप माइनस कर देते हैं तो रिटेल कोर इन्फ्लेशन निकलता है। यही ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट। ओके, देन इट इज कॉल्ड रिटेल कोर इन्फ्लेशन। अगेन यहाँ पर एक जो फिगर है यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये फूड के लिए है, दिस इज द फूड। और ये साल कौन सा है? साल ये 19-20 वाला है, और पूरा 20 भी आप कंसिडर कर लीजिए, यानी कि कोविड का फर्स्ट वेव। और इसके बाद ये जो साल आता है ये 2021 का साल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक इन्फ्लुएंस आप इसे निकाल सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा, मेनली इन्फ्लेशन 2019-20 में क्यों बढ़ा? इसका रीजन क्या था? फूड। फूड वाज द ओनली रीजन, नॉट ओनली बट इट वाज द मेजर रीजन कि प्राइसेस बढ़ी। वहीं आप 2021 में देखिएगा, 2021 में ये जो फूड वाला सेक्शन है, ये फूड वाला सेक्शन डिक्लाइन कर जाता है, और उसकी वजह से जो आपका इन्फ्लेशन था वो भी डिक्लाइन कर जाता है। तो बेसिकली हुआ क्यों? क्योंकि फूड का जो वेटेज था यहाँ पर डिक्लाइन करता है। वेटेज इन द सेंस कि फूड की प्राइसेस डिक्लाइन करती है, दैट्स वाइज यहाँ पर इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन करता है। तो मेन कंपोनेंट क्या था? फूड था। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रिटेल कोर एंड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, दो और वर्ड है। रिटेल कोर इन्फ्लेशन, रिटेल कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा? जो बेसिकली इन्फ्लेशन होता है, बट ये कोर इन्फ्लेशन है। यहाँ पर रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, तो रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? अगेन यहाँ पर ये वर्ड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग मेन फ्यूल आइटम्स, जैसे कि पेट्रोल हो गया, ओके, डीजल हो गया, या फिर लुब्रिकेंट वगैरह होते हैं, या दूसरे फ्यूल्स जो व्हीकल्स के लिए यूज किए जाते हैं, इसको हम माइनस करते हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बेवरेजेस माइनस करते हैं, फ्यूल एंड लाइट्स भी माइनस करते हैं। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन से, यानी कि मेन इन्फ्लेशन से। तो आपका अगेन रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन निकल के आता है। फिगर में देखिएगा तो रिटेल कोर इन्फ्लेशन यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन आपको कम देखने को मिलता है। ये सिंपल सी बात है। जब उससे आपने फूड बेवरेजेस हटा दिया, फ्यूल एंड लाइट्स हटा दिया, फ्यूल में भी सभी आइटम्स पेट्रोल डीजल लुब्रिकेंट्स एंड एनी फ्यूल यूज फॉर व्हीकल्स, उन सबको आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो फिर आपको ये तो लाइन नीचे ही हो जाएगी, रिफाइंड कोर वाली लाइन। तो यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली ये जो इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिला था, इसका रीजन क्या था? व्हाट हैज ड्रिवन रिटेल इन्फ्लेशन एंड व्हाई? तो हमने पहले ही देखा कि फूड एंड बेवरेजेस वर द मेन कंपोनेंट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। जैसे कि अब 2020-21 को देखें, 2020-21 में भी जो कि येलो कलर का है, यहाँ पर भी फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज ज्यादा रहता है, और इसके अलावा फिर यहाँ पर मिसलेनियस के वेटेज ज्यादा रहते हैं, बट हाईएस्ट वेटेज फूड एंड बेवरेजेस। उसके बाद 2020-21 का देखेंगे तो 2020-21 में भी ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है, किसका? फूड एंड बेवरेजेस एंड इधर मिसलेनियस का। तो अगेन चाहे वो 2020 का समय हो, 2021 का समय हो, इन्फ्लेशन में जो ज्यादा वेटेज है वो आपको फूड का ही देखने का, फूड एंड बेवरेजेस का ही देखने को मिलता है। अगेन इंटरनेशनल क्रूड प्राइस ऑयल की बात करें तो फर्स्ट वेव अप्रैल 2020 में बिल्कुल ड्रास्टिकली डीप करता है प्राइस, और उसके बाद आप देखेंगे अप्रैल 2020 के बाद ये धीरे धीरे एक इंक्रीमेंट रूप में दिखाता है। ठीक, तो प्राइस यहाँ से फिर अप्रैल 2020 के बाद से बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करती है क्रूड प्राइसेस की। ये इंडियन बास्केट है, ध्यान रखिए। इसके बाद कुछ
ये बिल्कुल प्लेन्स के टाइप का है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि अर्बन इन्फ्लेशन एंड रूरल इन्फ्लेशन, ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला है, अर्बन एंड रूरल। अब वैसे देखिए तो महंगाई कहाँ पर ज्यादा होती है, अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है, रूरल एरियाज में अर्बन के कंपेरिजन में कम होती है। सबसे बड़ा रीजन होता है फूड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते हैं गाँव में सस्ते मिलते हैं, शहरों में महंगे मिलते हैं, दिस इज द नॉर्मल थिंग, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो उस हिसाब से भी देखेंगे कि अर्बन इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ पर आपको इसका लाइन ऊपर है तो ये ज्यादा देखने को मिलता है, रूरल नीचे की तरफ देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी एक गैप थोड़ा सा आता है, बट वो उसका कोई मतलब नहीं। ओके, अब फूड एंड बेवरेजेस की बात करें रूरल एंड अर्बन एरियाज में, तो अगेन यहाँ पर देखेंगे कि जो फूड एंड बेवरेजेस होते हैं उनका अर्बन एरिया में ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और रूरल में एरिया में कम देखने को मिलता है, ओवरऑल वही बात। इसके अलावा एडिबल ऑयल्स में इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड वैल्यू, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम है, और ये जो नीली लाइन है ये क्या है, वैल्यू है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि करीब 2018-19 के बाद, ये वाला फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के बाद ये आराम से ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता हुआ, सॉरी इंक्रीज करता हुआ नजर आता है। लेकिन ये जो साल है 19-20 वाला साल, 2019-20 वाला साल, इसके बाद ये ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है वैल्यू एडिबल ऑयल्स की। उसके लिए यहाँ पर देखते हैं ऑल कमोडिटीज फूड एंड नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड में, तो यहाँ पर भी आपको ऑल कमोडिटीज का प्राइस इंडेक्स ज्यादा नजर आता है देन नॉन फूड जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उसका, और फूड का सबसे कम यहाँ पर इन्फ्लेशन प्राइसेस देखने को नजर आती है 2021 में। ठीक है, 2021 का ये डेटा। तो कुल मिला के बात यही है ना कि 2021 में जो प्राइसेस इतनी नीचे आती हैं उसका सबसे बड़ा रीजन था फूड प्राइसेस का कम होना। ओके, हाँ, इसके बाद ये ग्राफ की चर्चा हम लोग ने शायद पहले भी की थी। बेसिकली इसमें ये है कि ये आपका डब्ल्यू है, दिस इज द डब्ल्यू वाली लाइन, और ये है आपका सीपीआई वाली लाइन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है, आखिर क्यों सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स नीचे रहा और डब्ल्यू उतना ऊपर हो गया? इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ठीक है। सरकार ने 2021 में देखेंगे कि वैसे तो प्राइसेस बढ़ रही थी क्रूड ऑयल की या पेट्रोल की, देखेंगे हमारे यहाँ जो कीमत हो गई थी करीब 100 रुपए से ज्यादा हो गई थी 2021 में। तो बेसिकली ये जो रिटेल प्राइस था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर इसका फायदा तब मिला जब क्रूड प्राइस सस्ती हुई थी। लेकिन जब क्रूड प्राइस सस्ती हुई थी 2020 में, तो उस समय भारत सरकार ने जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है उसको इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, समझ रहे हैं? जब 2020 में ये क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई थी, तो भारत सरकार ने सेंट्रल एक्साइज की जो ड्यूटी होती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसको बढ़ा दी थी। जिसकी वजह से क्या था कि प्राइसेस जो थे वो काफी बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन फिर आप बाद में देखेंगे कि सरकार ने ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, और राज्य सरकारों ने भी, बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी वैट को कम किया था। इसकी वजह से थोड़ा सा सीपीआई आपको नीचे आता हुआ नजर आया, जो इसमें एक बहुत बड़ा गैप आपको दिखने लगा। ओके, तो बेसिकली अब गैप वेप्स तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन बस याद रखना है कि जो 2021 का डेटा है, ये आंकड़ा है, यहाँ पर डब्ल्यू ज्यादा रहता है सीपीआई के कंपैरिजन में, दैट्स इट। चलिए, यहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल की बात की गई है, तो ये डब्ल्यू पेट्रोल का, ये सीपीआई पेट्रोल फॉर व्हीकल, तो अगेन डब्ल्यू ज्यादा रहता है क्रूड ऑयल का, हमने पीछे भी देखा। अगर यहाँ पर भी, चाहे आप डीजल की भी बात कर लें, तो डीजल में भी ज्यादा रहता है और सीपीआई कम रहता है। उसी तरीके से हम इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस की बात करें तो ये देख रहे हैं, ये जो रेड वाली लाइन है ये बेसिकली क्या है, एनर्जी कमोडिटी से रिलेटेड है। और इसके बाद ये जो हरी वाली लाइन दिखाई दे रही है, मेटल एंड मिनरल से रिलेटेड है। तो इसमें फूड कमोडिटीज ये काफी लो प्राइस पर ट्रेड करती है, नजर आ रही है इंटरनेशनली बात की जा रही है। तो यानी कि कुल मिला के एक चीज तो क्लियर है कि 2021 में जो सबसे वेटेज कम रखता है वो है आपका फूड एंड बेवरेजेस। इसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है, किसी भी ग्राफ में आपको ये एक चीज तो कॉमन मिलेगा। इसके अलावा जो हमने अभी बात की थी पहले पेट्रोल एंड डीजल के बारे में, जो एक्साइज ड्यूटी और लगाई जाती थी, उसके बाद बहुत सारी सरकारें थी
जिसने इसको कम किया था, जैसे कि वाइट वगैरह हो। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कम करेगी, ज्यादा करेगी, तो वो तो सरकार ने की, लेकिन बहुत सारी राज्य सरकारों ने अपने जो वैट वगैरह होते हैं वो भी कम किया था करीब नवंबर 2021 में। तो इस वजह से थोड़ा सा प्राइस भी जो था वो कम हुआ था थोड़ा सा, सीपीआई की तरफ वो ज्यादा दिखा। अदरवाइज डब्ल्यूपीआई में बहुत ज्यादा कोई फर्क आपको उसमें नजर नहीं आता, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। ओके, हाउसिंग प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर एक इंडेक्स है जिसका नाम है रेसिडेंस इंडेक्स, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ये बनाया जाता है। तो ये बेसिकली ये क्या करता है कि जो रेसिडेंशियल हाउसेस होती हैं उनकी प्राइसेस को कैप्चर करता है और ये इंडेक्स तैयार करता है। ठीक है, तो इसका बेस ईयर होता है 17-18, और 18 के बेस ईयर पर ये इंडेक्स देता है। तो ध्यान रखिएगा, रेसिडेंस किसके लिए, ये हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स है, और खास करके रेसिडेंशियल, नॉट कमर्शियल। ओके, और नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है बेस ईयर 17-18। तो इस हाउसिंग को ध्यान में रखते हुए, हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स लाए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रीलिम्स में भी आ जाए या फिर मेंस के लिए आ जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहली चीज, रिडक्शन इन सर्कल रेट्स एंड स्टैंप ड्यूटी बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र टू बूस्ट हाउसिंग सेल्स। टैक्स बेनिफिट भी दिए गए। ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो टैक्स हॉलीडे था उसको रखा गया 31 मार्च 2022 तक। टैक्स हॉलीडे क्या होता है? टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिस पीरियड के दौरान टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उस पीरियड को भी 31 मार्च 2022 तक इंक्रीज किया गया। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि बजट 2021-22 में ये भी कहा गया था कि 1.5 लाख रुपए तक के जो इंटरेस्ट रेट होंगे उन पर हम आपको टैक्स डिडक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टैक्स में भी छूट आपको मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पता है कि इसमें कहा गया था कि 2022 तक सभी को हम घर प्रोवाइड करके देंगे। ओके, तो टू एड्रेस द अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए था, इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर्स के लिए। तो ये याद रखना है कि किसके 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 लिए है, यानी कि एलिजिबल लोग इसमें कौन है। तो ईडब्ल्यूएस क्या आएंगे, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड स्लम डेवलपर्स जो होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं। देन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, अगेन उसी से जुड़ी हुई बात है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसी के अंडर में है ये, लेकिन ये किसके लिए है? ये अर्बन माइग्रेंट्स के लिए है और पुअर के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, इसके बाद आपको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है, जिन फैमिली का इनकम आपको 6 लाख से 18 लाख के एनुअली के बीच में है उनके लिए ये लाया गया है। क्या है? बेसिकली ये सब्सिडी स्कीम है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसमें करीब 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज को टारगेट किया गया है। और देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत इसमें करीब 70,000 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्ट हाउसिंग सेक्टर में किया गया है। ये कुछ प्रोग्राम से स्कीम्स जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है 2021 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम, चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर आपको इकोनॉमिक सर्वे का हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले नीति आयोग का एक रिपोर्ट जिसका नाम है नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021। तो 2020-21 में नीति आयोग जो कि अपना एक एसडीजी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है उनके टारगेट को अचीव करने की या परफॉर्मेंस के बेसिस पर, कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कितना आगे बढ़ा है, कितना अपना योगदान दिया है। ओके, तो इसमें देखेंगे कि 19-20 के कंपैरिजन में 19-20 में जहां 60 पूरा ओवरऑल स्कोर था इस इंडेक्स में इंडिया का, वहीं 2020-21 में बढ़ के ये 66 हो गया, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला। साथ ही ये जो नई रिपोर्ट है 20-21 वाली, इसमें करीब 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 ऐसे गोल हैं जहां पर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो 8 गोल कौन से हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गोल 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
गोल 7 अफोर्डेबल एनर्जी, गोल 10 reduce inequalities, goal 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, and goal 15 life on land, and goal 16 peace, justice, strong institutions. तो करीब 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। ये डेटा, ये नंबर याद रखिए। और नीति आयोग का ये जो रिपोर्ट है हर साल पब्लिश किया जाता है, दिस इज अगेन कीवर्ड, और सिंस 2018 से ये पब्लिश किया जा रहा है। तो पहला रिपोर्ट 2018 में आया था, हर साल वहां से ये पब्लिश कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये कहा गया कि 16 जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उन पर हर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है स्कोर। इसके अलावा क्वालिटेटिव असेसमेंट हुआ है ऑन गोल नंबर 17 का। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आते हैं उनको 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है और उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है स्कोर 0 से 49 तक, एस्पायरेंट कहलाते हैं ये। परफॉर्मर होते हैं जो 50 से 64 स्कोर होता है, तो ये सेकंड नंबर पर आते हैं। उसके बाद जो फ्रंट रनर होते हैं ये फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं, जो कि 65 टू 99 होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाते हैं जिनका सबसे ज्यादा नंबर, इससे कम सेकंड और इससे कम ये, यानी कि ये थर्ड होते हैं रैंकिंग में बात कीजिए। ओके, बट ये जो आपका इस साल का 20-21 का जो इंडेक्स है इसमें ये दिखाया गया है कि 22 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि आपको रनर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि स्कोर 65 से 69 है। और इसके अलावे 22 के अलावे जितने भी स्टेट हैं यूनियन टेरिटरी बचे वो 50 से 64 वाले ये स्कोर में आते हैं। ठीक है, तो सॉरी इसमें हाँ एक चीज और, इसमें अचीवर भी है, छूट गया था। दिस वन द फर्स्ट टॉप जिसका 100 हो जाता है वो अचीवर में आता है। तो एक चीज इसमें ध्यान रखिए, एस्पायरेंट में अभी कोई स्टेट नहीं है और अचीवर में भी अभी कोई स्टेट नहीं है, यानी कि किसी का स्कोर 50 से कम नहीं है तो एस्पायरेंट नहीं होगा, अभी किसी का स्कोर 100 भी नहीं है। तो जितने भी स्टेट्स हैं वो परफॉर्मर और रनर स्टेट्स में ही कैटेगरी में ही उनको भी रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा जो स्टेट्स हैं इनको किनको कौन सा रैंकिंग मिला है वो भी दिया गया है। अब आपको याद क्या करना है, फ्रंट रनर में केरला द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द तमिलनाडु सेकंड, दिस इज हिमाचल प्रदेश थर्ड, बस इतना ही याद रखिएगा। परफॉर्मर कैटेगरी में फर्स्ट मणिपुर, देन वेस्ट बंगाल, देन मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप, बस ऐसे टॉप 3 के याद रख लीजिएगा, उसके बाद काम खत्म। और आपको उसमें सारा याद नहीं करना है और नंबर भी याद, ये भी नहीं याद करना है कि किसको कितना स्कोर मिला, नो, बस ये याद रखिए कि टॉप 3 कौन है तीनों कैटेगरी में, दैट्स फाइन। चलिए अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट कवर की, थोड़ा सा इंटरनेशनली बात करें तो जहां पर यहां पर आपको दिखाया गया है टॉप 10 कंट्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन 2020, यानी कि ये टॉप 10 कंट्रीज हैं इनके पास ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। तो फर्स्ट वन पे आता है रशिया, जिनके पास अपने टोटल एरिया का, या टोटल एरिया ना कहिए, ये एब्सोल्यूट नंबर है, तो इतना एरिया फॉरेस्ट के कवर में है। और दूसरा आता है ब्राजील और तीसरा आता है कनाडा। तो 1 2 3 तो आपको याद रखना ही है, लेकिन अब चूंकि इंडिया को भी याद रखना है, जो इंडिया यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इंडिया का ये 10th पोजीशन है फॉरेस्ट कवर के मामले में। तो इंडिया का आपको इतना एरिया फॉरेस्ट कवर में आता है, तो चाहे तो आप इंडिया का याद रखिएगा, अदरवाइज अगेन यूपीएससी नहीं पूछेगा। परसेंटेज में लिख सकते हैं 24% है इंडिया का पूरा फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज में लिख सकते हैं, तो ये एब्सोल्यूट टर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसमें से किसी का भी एब्सोल्यूट टर्म याद करने की जरूरत मत, अब याद मत कीजिएगा, बस 1 to 3 ऐसे याद कर लीजिए, उसके बाद इंडिया पोजिशन याद कीजिए, दैट्स ऑल। इसके बाद टॉप 10 कंट्रीज बाय फॉरेस्ट एरिया इन 2020 विद रिस्पेक्ट टू कंट्री एंड वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो बताना है कि सॉरी, ये जो आपको रेड वाली लाइन देख रही है ये बता रही है कि पूरे कंट्री का कितना एरिया फॉरेस्ट अंडर में है, और ये जो ब्लू वाली है ये बता रही है कि पूरा वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट एरिया है उसका कितना प्रतिशत है। इस लिहाजे से सबसे ज्यादा कौन है, तो इस लिहाजे से ब्राजील, ब्राजील को देखिए तो ये आपको क्या है 59 नजर आ रहा है, यानी कि 59 पूरे ब्राजील की टेरिटरी का 59% फॉरेस्ट कवर में आता है, जो कि वर्ल्ड का 12%, ये यानी कि पूरे वर्ल्ड की फॉरेस्ट टेरिटरी का 12% इसका वेटेज है। तो अगेन आपको डेटा याद नहीं करना है,
बस ये याद करना है कि वो कंट्री बताइए जिसके यहाँ अपने टेरिटरी का मैक्सिमम फॉरेस्ट के अंडर में आता है, वो क्या है। इंडिया का नंबर कब आएगा? इंडिया का 8th नंबर आता है। 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडिया का 8 है। यानी कि इंडिया 24% है। इंडिया का टोटल एरिया का 24% फॉरेस्ट में है, और ये फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड फॉरेस्ट का मात्र 2% है। तो इंडिया का याद रखना है, और फर्स्ट वाला याद रखिएगा, ब्राजील वाला। हाँ, ब्राजील के पास अपने टेरिटरी का सबसे ज्यादा है, और वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे ज्यादा परसेंटेज उनके पास नहीं है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा परसेंट इसके पास है, रशिया के पास 20%। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज अगेन बाई एवरेज एनुअल गेन, यानी कि कौन सी कंट्रीज में ज्यादा गेन हुआ फॉरेस्ट एरिया के अंडर में। तो यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा गेन आपको नजर आ रहा है किसका, किसका, यानी ये कौन है, ये चाइना। तो चाइना ने सबसे ज्यादा गेन किया है पिछले 10 साल में। 2010-20 का आंकड़ा है ये, 2010 के और 20 के बीच में। तो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जो गेन हुआ फॉरेस्ट का वो चाइना में है। ठीक है, उसके बाद हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में कितना गेन हुआ है, 0.38%। ओके, कितना, 0.38%। अब ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये डेटा, ये एब्सोल्यूट नंबर है, और ये जो है ये परसेंटेज है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर याद मत कीजिएगा, परसेंटेज याद रखिएगा। तो इंडिया में कितना हुआ गेन पिछले 10 सालों में, 0.38%। सबसे ज्यादा गेन कहां पर हुआ, चाइना में, 0.93%। दैट्स इट। इसके बाद फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया 2021 से लेके 2021 तक, यानी कि अगेन 2011 से लेके 21 तक, यानी कि अगेन 10,000, सॉरी, अगेन यहाँ पर 10 साल का डेटा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो कई तरीके, फॉरेस्ट में भी कई तरीके क्लासिफिकेशन होता है। एक तो ये फॉरेस्ट कवर 2011, फॉरेस्ट कवर 2021, और कितना चेंज हुआ, ये आपको दिखाना है अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट में। अब ये जो दिखा रहा है ना, ये डेंस फॉरेस्ट है। तो डेंस फॉरेस्ट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बिल्कुल, क्योंकि 2021 का है नीला वाला। लेकिन यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिला, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट है और यहाँ पर भी इंक्रीमेंट है। तो अब फॉरेस्ट, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट एंड टोटल फॉरेस्ट, ये जो 3 क्लासिफिकेशन है, इन तीनों क्लासिफिकेशन में मात्र एक मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ऐसा कैटेगरी है जहां पर पिछले 10 सालों में ये डिक्लाइन हुआ है। अदरवाइज डेंस फॉरेस्ट भी बढ़ा है, और यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट भी बढ़ा है। बस ये मॉडरेटली फॉरेस्ट जो है ये डिक्लाइन। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट किसे कहेंगे आप, वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहेंगे, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट किसे कहेंगे, ओपन फॉरेस्ट किसे कहेंगे। यहाँ पर नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है। वेरी डेंस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होती है जिनकी कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज्यादा होती है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कौन होता है, जिनकी कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच में होती है। एंड ओपन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जिनकी कैनोपी डेंसिटी आपको 10 से 40% के बीच में होती है। तो अगेन हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए कि कहां पर ज्यादा डिक्रीज हुआ, कहां पर इंक्रीज हुआ, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ओपन फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है। ओके, डेंस फॉरेस्ट कहते किसे हैं, तो ये कैनोपी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। यहाँ पर टॉप 5 स्टेट्स हैं आप जहां पर फॉरेस्ट कवर ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन, दिस इज द रेड वाला, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, एंड दिस इज द ओपन फॉरेस्ट, एंड दिस इज द टोटल। ठीक, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है, टोटल पहले देखते हैं। ये है आपका टोटल, और ये है आपका परसेंटेज। तो टोटल यानी कि हरी वाली लाइन ये है 77, यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, अब उसमें भी अगर आप डेंस, मॉडरेट और ओपन के हिसाब से देखें तो डेंस वाली लाइन क्या है, वेरी डेंस वाली लाइन रेड है। रेड यहाँ पर ये वाली लाइन है, यानी कि वेरी डेंस का कवरेज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है। मॉडरेटली डेंस डेंस की बात करें तो मॉडरेट डेंस का जो सबसे ज्यादा कवरेज है, अगेन ये कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक है, और इसके बाद ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ओपन फॉरेस्ट भी अगेन कौन सा है, एमपी है। तो एमपी में 3 चीजें हैं। एमपी में क्या नहीं है, वेरी डेंस फॉरेस्ट का कवर कम है, उसके अलावा मॉडरेट भी वहां पर सबसे ज्यादा है।
ओपन भी और सबसे ज्यादा है, देन टोटल भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, नाउ दिस इज द टोटल फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया। तो स्टेट, कौन सी स्टेट का मैक्सिमम ज्योग्राफी फॉरेस्ट के अंडर में? नाउ दिस इज द 79% ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 79% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंडर में आता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये सारे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट से बहुत लगभग हर अल्टरनेट ईयर में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगेन, टॉप 5 स्टेट बाय परसेंटेज ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया मिजोरम का है। मिजोरम का करीब 85% एरिया फॉरेस्ट के अंडर में आता है। और उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का, इनका 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 अगेन परसेंटेज एक दो का शुरू में अगर मिजोरम को याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा है, 85 याद रखिए, इसका 80 याद रखिए, इसका 76 है, इसका 75 याद रखिए, इसका 74 याद रखिए, तो याद रह सकता है। अब यहाँ पे 76, 77, सॉरी 76, 75, 74 बिल्कुल सीधा सीधा याद रहेगा। बट स्टेट का नाम से याद रखिए, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर बाई परसेंटेज, ध्यान रखिएगा बाई परसेंटेज है, दिस इज द मिजोरम, बट बाई एब्सोल्यूट वैल्यू एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट, डेंस फॉरेस्ट के हिसाब से अगेन यहाँ पर देखिएगा, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको अरुणाचल प्रदेश में है, दे एंड सो ऑन, बस नाम याद रखना है, एरिया मत याद कीजिएगा। अब मॉडरेटली डेंस की बात करें तो अगेन एमपी का सबसे ज्यादा है, देन छत्तीसगढ़ एंड सो ऑन। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट की, तो ओपन फॉरेस्ट भी एमपी में ज्यादा, हमने पहले ही देखा था। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरी एमपी में ज्यादा आपको नजर आएगी, और डेंस फॉरेस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा, वेरी डेंस वाला। ना, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आया चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक। ये एक रूल बना था 2016 में, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट 2016। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी कंट्री हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट को डंप नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी कंट्री हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट को डंप नहीं कर सकती, ऐसा इस रूल में कहा गया था। साथ ही साथ 2019 में भारत ने जो चौथा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली हुआ था, वहां पर एक रेजोल्यूशन पेश किया, और रेजोल्यूशन क्या था, एड्रेसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट पॉल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट भी किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यानी कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको रेगुलेट करने की बात की गई थी, या उसको बैन करने की भी बात की गई, तो इंडिया में इसको बैन किया जा चुका है, सिंगल यूज प्लास्टिक को। ठीक है, अगस्त 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया। नोटिफिकेशन क्या था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2011, और इसके थ्रू क्या कहा गया कि प्रोहिबिटिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स बाय 2022। समझ गया, यानी कि 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती हैं वो कंप्लीटली बैन हो जाएंगी। उनका ना मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, उनका ना इंपोर्ट हो सकता है, ना उसका स्टॉक रखा जाएगा, ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना उसका सेल होगा। बट कुछ आइडेंटिफाइड चीजों में उनका यूज हो सकता है। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिफाई यूज क्या होते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल में इसका यूज हो सकता है, या फिर खास करके जो, जैसे आप खाना मंगवाते हैं ऑनलाइन, वो जो डिलीवरी आता है उसमें जो पैकेज होता है वो भी प्लास्टिक का ही रहता है। तो चूंकि अब उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर उस प्लास्टिक का अल्टरनेट कुछ नहीं है। अब खाना जो है प्लास्टिक के अलावा किसी में नहीं, कोई कागज वाली चीज में तो रख नहीं सकते हैं। ओके, अब हमको ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी प्लास्टिक में ही आएगी, कागज वाली चीज में नहीं आएगी, तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो वहां पर यूज किया जा सकता है, बट अदरवाइज ये कंप्लीटली तरीके से बैन। ठीक है, इंक्लूडिंग पोलिस्टरीन, एक्सपेंडेड पोलिस्टराइन एंड, ये सब आपको 1 जुलाई 2022 से कंप्लीटली बैन। इसके अलावा प्लास्टिक के यूजेस को बढ़ाने के लिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो सिंगल यूज नहीं होते हैं, मल्टीपल यूज होते हैं, जिसे हम घरों में रखते हैं, बार बार उसको में हम सामान ले जाने लाने का काम करते हैं। तो वैसे प्लास्टिक को बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन उस वैसे प्लास्टिक की थिकनेस को बढ़ाया जाएगा। जो अभी प्लास्टिक 50 माइक्रोन की आ रही है उसको बढ़ा के 75 माइक्रोन किया जाएगा, फिर बाद में
उसको बढ़ा के 120 माइक्रोन तक किया जाएगा। तो ये थिकनेस क्यों बढ़ाई जा रही है? ताकि वो कैरी बैग की तरह यूज हो पाए, और जब कैरी बैग की तरह यूज होगा तो मल्टीपल यूज के लिए होगा, सिंगल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली रीयूज को बढ़ावा देने के लिए इसके थिकनेस को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि जो प्लास्टिक वेस्ट इस रूल के अंडर में कवर नहीं किए गए हैं, फिर अब उनका क्या होगा? तो उनका ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जो इंपोर्टर है, जो ब्रांड ओनर है, जो उसका यूज कर रहा है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत, और उसको कहा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो प्रोड्यूसर, इंपोर्टर या फिर ब्रांड ओनर है, वो इस तरीके के प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे और उसको एक नोटिफाइड जगह पर उसको डिस्पोज करने का काम करेंगे। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस रूल के तहत। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी बातें इस रूल के अंदर में की गई हैं और 2021 में ये सब स्टेट लिए गए सरकार के। इसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंड वाटर की हम बात करेंगे। तो ग्राउंड वाटर में देखिएगा कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज है कि कितना रिचार्ज हर साल हो रहा है ग्राउंड वाटर का, यानी कि रिफिलिंग हो रही है वाटर की। इसके बाद एनुअल ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कितना कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं। एंड एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेबल यानी कि कितना निकालने योग्य है, यानी कितना निकाला जा सकता है। एंड दिस इज द एक्सट्रैक्शन इन परसेंटेज। पहली चीज देखते हैं कितना रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, ये ब्लू वाली रिचार्ज है। अब ब्लू वाली लाइन को आप देखिएगा तो लगभग एक जैसा पैटर्न है, बस यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वो कौन सा है? 2013। 2013 को छोड़ के अब 2004 से 2020 तक की सारे जब अपनी ये ब्लू बार को देखिएगा तो लगभग एक ही पोजीशन पर ये है, बस 2013 में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ग्राउंड एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिछले 2004 से लेके, यानी कि कितना साल हो गया, करीब 16-17 साल हो गए। तो इन 17 सालों में वो करीब स्टेबल रहा है। हाँ, एक्सेप्शन बस है 2013। इसके अलावे हम एक्सटेंशन की बात करें तो जो कि ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो कि 58 से लेके 63 तक ये वैरी करती है। कितना निकालने योग्य है, ये रेड लाइन है। तो कितना निकालने योग्य है ये भी लगभग हर साल लगभग एक तरीके से फिक्स ही आपको नजर यहाँ पर आता है। तो कितना परसेंटेज आप निकालते हैं? तो पहले 58 से लेके हम 63% तक पहुंचे थे एक बार, फिर हम 2020 में वहां से डिक्लाइन कर गए। तो थोड़ा सा पैटर्न आपको याद रखना। इसके अलावा जो हम कैटेगरी ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट यूनिट 2004 से 20 तक, अगर 16 साल का डेटा हो गया, तो सेफ की कैटेगरी में सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड सेलाइन। सेफ की कैटेगरी में 71% था 2004 में। 2020 में ये क्या हो गया? 64 हो गया। ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर बढ़ा था, लेकिन फिर यहाँ पर घटा था, यहाँ पर फिर बढ़ा था, यहाँ पर घटा था, फिर यहाँ पर बढ़ा। यानी कि यहाँ पर कोई एकदम वो नहीं है, मतलब कि कोई आपको सिस्टम नहीं दिख, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है सेफ वाली कैटेगरी में बढ़ता या घटता हुआ। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, 10 है, 14 है, 15। अब बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये 13 से 2013, 17 और 20 के बीच में। यहाँ पर 15, 14, 16, 16, 17, 16। तो ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पर ये बना हुआ है 1 1 1 1 1 1। ये क्या है? ये आपको कांस्टेंट नजर आया हुआ। पिछले 16-17 सालों में बिल्कुल आपको वो कांस्टेंट नजर आ रहा है। इसके बाद हम जब इस पे रेड वाला क्रिटिकल वाला देखेंगे तो ये 4 है ना, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 5 है, ये भी 4 है। तो ये भी लगभग कांस्टेंट आपको नजर आता हुआ आया है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि 2004 में जितना सेफ वाटर 71% था, अब मात्र वो 64% है। तो डिक्लाइन तो हुआ है भले। अब देखिए ऑप्शन कैसे आ सकता है। ऑप्शन इस तरीके आ सकता है कि इट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन इस तरीके से है कि सेफ वाटर का प्रोपोर्शन डिक्लाइन इन लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 15 ईयर्स ऐसे, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली डिक्लाइन नहीं किया है कभी, क्योंकि बीच में कभी कभी वो बढ़ घट भी रहा है। लेकिन इस कंटिन्यूअस को अगर निकालते तो ओवरऑल तो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद है।
चलिए, ये है आपका रिजर्वेयर कैपेसिटी या लाइव स्टोरेज, यानी कि रिजर्वेयर की कैपेसिटी कितनी है। तो ये है आपका लेवल, ये इतनी कैपेसिटी, लेकिन उतना कभी भरा ही नहीं रहा। लास्ट 10 ईयर का एवरेज देखेंगे तो ये ग्रीन वाली लाइन लास्ट 10 ईयर का एवरेज है। ये 2020-21 का डेटा है, यानी कि 2020-21 में वाटर लेवल ज्यादा अच्छा था। अगर लास्ट 10 ईयर के एवरेज की बात करें उसके कंपैरिजन में 20-21 में वाटर लेवल ज्यादा अच्छा था, यानी कि मानसून ज्यादा आया होगा। इसका तो यही हो सकता है ना, वाटर ज्यादा होने का मतलब क्या, मानसून काफी अच्छा आया था 2020-21 में। दैट्स वाई उसने अपने लास्ट 10 ईयर के एवरेज को भी बीट किया और उससे ऊपर रहा। अब करंट ईयर 2021-22 की बात करें तो 21-22 का डेटा हमारे पास पूरा है नहीं, तो ये दिसंबर तक का ही डेटा है। तो अब उसके आगे का डेटा कुछ है नहीं, तो फिर भी यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में बीच में रहा है, यानी कि 2021-22 में मानसून अच्छा नहीं रहा है 20 के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि देखिए मानसून के समय पर वाटर लेवल होना चाहिए ज्यादा। अब यहाँ पे मानसून का समय आप देखेंगे तो वाटर लेवल तो ज्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है ना। जून जुलाई अगस्त सितंबर जनरली आपको वर्षा तो यही होती है, ये जुलाई सितंबर, ये 3 महीने जो होते हैं ना, जुलाई अगस्त सितंबर वर्षा वाले होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ज्यादा उससे मिलना चाहिए। खैर, लेकिन एक चीज इसका इन्फ्लुएंस ये है कि लास्ट 10 ईयर्स के कंपैरिजन में, या एवरेज जो है 10 ईयर का उसके कंपैरिजन में वाटर लेवल इस बार अच्छा रहा। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। हमारे यहाँ सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन आपको गंगा रिवर बेसिन है, जो कि कंट्री के 1/4 यानी कि करीब 25% का एरिया, लैंड एरिया को कवर करती है, जो कि करीब 43% पॉपुलेशन एंड करीब 28% वाटर रिसोर्स को भी ये कंट्रीब्यूट करने का काम करता है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा को स्वच्छ रहने के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, टू प्रोटेक्ट कंजर्व एंड रिजुविनेट द रिवर गंगा बेसिन। तो रिवर गंगा बेसिन का मतलब गंगा के अलावे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी साफ करने का यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च किया गया, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होगी। ओके, दिस इज द अथॉरिटी अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी नमामि गंगे मिशन को इम्प्लीमेंट करने और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है? अब ये जो पूरा का पूरा मिशन है, ये 4 पिलर पे काम करता है। निर्मल गंगा, निर्मल गंगा का मतलब अनपॉल्यूटेड फ्लो। अविरल फ्लो, अविरल फ्लो का मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्लो, लगातार बहता है, कोई डिस्टर्बेंस ना बीच में है। जन गंगा, पीपल रिवर कनेक्ट। एंड ज्ञान गंगा, रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट अबाउट गंगा रिवर एंड गंगा रिवर बेसिन। तो ये 4 पिलर पर ये मिशन आपको बेस्ट है। इसके अलावा एक फंड की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्लीन गंगा फंड, जो कि 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। तो फंड का यूज क्या होगा, इसमें जो पैसे आएंगे उसका यूज गंगा बेसिन के या फिर जो नमामि गंगे मिशन है इसके इम्प्लीमेंट में यूज किया जाए। तो यहाँ पर ये फंड जो है डिफरेंट आपको कंट्रीज के रेसिडेंट दे सकते हैं, एनआरआईज पीआईवाई से आ सकता है, कॉर्पोरेट्स है, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां से यहाँ पर फंडिंग मिल सकती है। तो ये क्लीन गंगा फंड की बात। थोड़ा सा स्टेटस देखते हैं। तो स्टेटस में हम देखेंगे कि कंप्लायंस स्टेटस ऑफ ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अलोंग गंगा 2017 से 20 के बीच में। तो इन 3 सालों में, तो यहाँ पर जो ग्रीन बार दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली वो चीज है कि किस किस ईयर में कितनी कितनी इंडस्ट्रीज ने, ओके, गंगा को कम पॉल्यूटेड करने वाला जो नोटिफिकेशन है या पॉल्यूशन को रोकने वाला जो नोटिफिकेशन है उसके साथ कंप्लाई किया, यानी कि उसको यूज किया है। तो 2017 में करीब 39 जो ये परसेंट कंप्लायंस आपको देखने को मिलता है, यानी कि 39% इंडस्ट्री ने कंप्लायंस किया। 2018-20 में ये बढ़ के 69% हो गया, और फिर 82% हो गया, फिर आ गया कोविड, और कोविड में भी 81% रहा। ओके, तो ये कह सकते हैं कि काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के देखने को मिल सकता है। आंकड़े ऐसा बताते हैं, हकीकत जो भी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन इफ्लुएंट डिस्चार्ज अलोंग गंगा मेन स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरीज। इफ्लुएंट डिस्चार्ज यानी कि जो नाले वगैरह बहते हैं ना, उनके थ्रू जो गंगा में ड्रेन किया जाता है पॉल्यूशन, तो उस पर कितना कंट्रोल हुआ है, बात अब उसकी। तो 2017 में आप देखेंगे कि ये इतना एमएलडी था, डेटा याद जरूरी नहीं है,
लेकिन एक चीज जरूरी क्या है कि यहाँ डिक्लाइन हुआ है, फिर डिक्लाइन हुआ है और फिर डिक्लाइन हुआ है। यानी कि 2017 से 20 तक, 2017 से लगातार ही आपको देखने को मिल रहा है कि गंगा में धीरे धीरे पॉल्यूशन जो है, वो जो एग्जिट किया जाता था, उसमें गिराया जाता था, उसकी क्वांटिटी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो पैटर्न आपको ये याद रखना। चलिए, तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जनगंगा, जनगंगा जो कि पीपल रिवर कनेक्ट है, यानी कि लोगों को गंगा रिवर के साथ जोड़ने का काम, गंगा या रिवर की इंपॉर्टेंस को बताने का काम। गंगा क्विज 2021 आया, जिसमें करीब 113 कंट्रीज से बिलोंग करने वाले 1 मिलियन पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट लिए। गंगा उत्सव मनाया गया। तो ये बेसिकली गंगा उत्सव आपको गंगा बेसिन सिटी से भी बाहर जाके और भी दूसरे शहरों में इसको मनाया गया है। रिवर सिटी अलायंस 2021 नवंबर में इसको लॉन्च किया गया। और इंडिया में जो रिवर सिटीज है, नॉट ओनली गंगा, दूसरे भी रिवर की जो सिटीज है, वहां पर भी इसको, इस अलायंस को आपको मनाया गया है टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। इसके बाद एक आता है ज्ञान गंगा, जो कि रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट है। तो गंगा बेसिन रिवर्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज वगैरह होती है, उनको शेयरिंग करने की बात यहाँ पर की जाती है। और इसके तहत आप देखेंगे कि एक आईआईटी कानपुर में सेंटर फॉर गंगा मैनेजमेंट एंड स्टडी वहां पर सेटअप किया गया है फॉर द नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, तो ये प्रिलिम्स के बेसिस से याद रखिएगा, मेंस में इनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ये वर्ड्स है, वन वर्ड टाइप की क्वेश्चन प्रिलिम्स में आ सकते हैं। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं या एयर की बात करते हैं, तो आप देखेंगे 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये टारगेट रखा गया था कि 2017 के बेस ईयर पर हम 2024 तक जो पर्टिकुलेट मैटर है, उनको 20 से 30% तक हम उनको रिडक्शन उनका। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, जैसे कि वेहिकुलर इमिशन। आपको पता है कि हम लोग BS4 से सीधा BS6 के नॉर्म्स पर सीधा वो हो गया है। इसकी वजह से क्या है कि जो पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी होती है, वो भी BS6 के अकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा जो इंजन की इफिशियंसी या क्वालिटी होती है, वो भी आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो रेल मेट्रो नेटवर्क्स हैं, उनको भी एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। क्लीन फ्यूल के बारे में भी बात की जा रही है, लाइक CNG, LPG एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग। आपको पता है कि 2025 तक ये टारगेट किया गया है कि हम 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग आपको करेंगे पेट्रोल्स में। साथ ही साथ जो फेम स्कीम का सेकंड फेज है, ये भी लॉन्च कर दिया गया है 1 अप्रैल 2019 से, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन किया गया। तो ये फेम स्कीम है क्या? बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक एंड प्लस हाइब्रिड जो व्हीकल्स है, उनके बनाने की इसमें बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक प्लस हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है कि पेट्रोल डीजल से भी चल लेगी या CNG से भी चल लेगी और इलेक्ट्रिक से भी चल लेगी। ओके, तो इसकी बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल एमिशन की बात करें तो इंपोर्टेंट पेट कोक जो होते हैं, उसको जुलाई 2018 से ही इंडिया में बैन कर दिया गया है। पेट कोक को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन कुछ चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, विद एक्सेप्शन फॉर परमिटेड प्रोसेस। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हाईली पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज है, उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा ब्रिक किल्स जो होते हैं, उनको भी अब जिग जैग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। एयर पोल्यूशन ड्यू टू डस्ट एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट, तो 6 वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए गए हैं सॉलिड वेस्ट के लिए। प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन वेस्ट, हजार्डस वेस्ट को कैटर करने के लिए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे आपको वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए गए हैं। ओके, जो प्लास्टिक का को सही जगह पर आपको डिकम्पोज करने के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनाई गई, अभी हमने पीछे पढ़ा इसके बारे में। बर्निंग ऑफ बायोमास और गार्बेज हैज बीन बैंड इन दिल्ली एंड NCR जैसे रीजन्स में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको ये लिखना है। इसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, इस प्रोग्राम के अंडर में आप देखेंगे जैसे कि नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम को भी एक्सपेंड कर किया गया। एयर क्वालिटी अर्निंग वार्निंग सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है, जो टाइमली एक्शंस ले सके, जो कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इन सब चीजों के तहत आप देखेंगे कि करीब 96
सिटीज ऐसी है जहां पर PM10 का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज किया है, लेकिन कुछ ऐसी भी सिटीज हैं, 36 सिटीज, जहां पर इस PM10 का कंसंट्रेशन इंक्रीज भी हुआ। ठीक है, और बेसिकली ये आपको अगेन डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें ये भी देखें कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो कि आपको PM10 यानी कि पर्टिकुलर मैटर 10 जो होते हैं, इसके अंडर में और भी नंबर ऑफ सिटीज को इंक्लूड किया गया है जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो 2019-20 में जहां 18 सिटीज थी, 2020-21 में 27 सिटी को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम क्लाइमेट चेंज की। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंडर में बहुत सारे प्लान्स थे। ठीक है, कितने, करीब 8 नेशनल मिशन को इस क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के अंडर में नोटिफाई किया। अभी 8 मिशन यहाँ पर लिखे गए हैं। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एंड इफिशियंसी। तो देखिए यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, तो फिर यहाँ से ही शुरुआत हो रहा है, तो इसके बाद आपको सीधा यहाँ पे पहुंचना है। द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। ओके, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ पर, तो यहाँ से ये शुरुआत होगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया यहाँ से, तो यहाँ से ही शुरुआत होगा यहाँ पर। इसको पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करके जाएंगे। इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर 2 चैप्टर, अगर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये 2 चीज आपको पढ़ के जरूर जाना है। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं इसको भी नहीं पढ़ूंगा, या फिर PPT में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको चाहिएगा तो मैं PPT को प्रोवाइड कर दूंगा ऐप के ऊपर, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पढ़िएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम की, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2014 में लॉन्च किया गया था। 290 करोड़ रुपए के साथ 5 ईयर्स के लिए। इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक। तो इसके लिए भी ये न्यूज में था, जिसमें 8 आपको सब कंपोनेंट्स भी आते हैं, और इसी का हिस्सा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें 8 आते हैं। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन, ये कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे गए। देन आपको अडेप्टेशन रिलेटेड है, नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसको 2015 में नोटिफाई किया गया था। तो इसका भी काम क्या है, एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट्री, कोस्टल हिमालयन इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए, वनरेबल सेक्शंस जो है पॉपुलेशन के इकोसिस्टम का, उसको बेहतर बनाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस फंड को लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं और कुछ इनिशिएटिव जो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो सबसे पहले नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो ये जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन PM मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज, and also hydrogen is being blended with the CNG for use of transportation fuel as well as industrial input to refineries। अब मैंने पहले भी बताया कि 2025 तक सरकार का टारगेट है कि अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए 20% तक, जो कि 2022 तक का टारगेट है कि 10% तक अचीव कर लिया जाए, बट 8.5 तक अचीव हो चुका है। तो वी होप कि 2022 तक ये जो 10% का टारगेट है उसको अचीव भी कर लेंगे, और फिर 2025 तक 20% का टारगेट भी अचीव कर लिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम 20% जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसको हम उस पर जो पैसा लगता है करीब $4 बिलियन का, उसको हम सेव कर सकते हैं। और पैसा के अलावे आप ये देखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी, कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, प्रोमोटिंग प्रोडक्टिव यूज ऑफ डैमेज फूड ग्रेन्स एंड वेस्ट, एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। तो इसके बहुत सारे आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, इसके अलावा रेलवे का भी टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिशन बाई 2030। कैसे, ध्यान रखिएगा, नेट जीरो कार्बन इमिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमिशन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इमिशन करेंगे उसको उतना वो घटा भी देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा। तो इसके लिए आप जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बाई 2023, जिसको 3 फेज टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। ओके, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑल्सो इलिमिनेटिंग द नीड फॉर सेपरेट डीजल फ्यूल्ड पावर कार्स, ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यहाँ पर मेगावाट वगैरह सब लिखा गया है। दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट चीज,
बट हाँ ये याद रखिएगा कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। चलिए नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो जैसा आपको पढ़ने में ही नजर आ रहा है सोलर पार्क्स हैं ये, और मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो यानी कि बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की बात की जा रही है। और टारगेट भी है कि मार्च 2025 तक हम करीब 40 गीगावाट तक सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को भी अचीव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। दिस इज द स्कीम टू प्रोवाइड एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी एंड डी डिजिटलाइज द फार्म सेक्टर एंड जनरेट एडिशनल इनकम फॉर फार्मर्स। तो बेसिकली ये क्या है कि इरिगेशन के लिए फार्मर्स को ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत आपको सोलर पंप प्रोवाइड किए जाएंगे। यू नो 3 कंपोनेंट्स है इसके। 10,000 मेगावाट के डिसेंट्रलाइज ग्रिड तैयार करने की बात की जा रही है, जिसकी हर की कैपेसिटी 2 मेगावाट तक हो, और हर किसान को यहाँ पर करीब एग्रीकल्चर सोलर पंप्स दिए जाएंगे। और ये एग्रीकल्चर सोलर पंप्स क्या होंगे, ये सोलराइज्ड होंगे, यानी कि सोलर से चलेंगे। ठीक है। अब इसमें ये किया गया कहा गया कि ये जो पंप होगा ये चलेगा सोलर से। अब इस सोलर से जो एडिशनल एनर्जी बचेगी, जो बच जाएगी, यूज नहीं होगा, उसको ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। तो एक तो किसान इससे अपनी वाटर स्कार्सिटी को पूरी कर सकता है, तो दूसरी चीज क्या है कि वो एडिशनल एनर्जी को ग्रिड के साथ जोड़ के ओके एनर्जी डेफिसिट वाले एरिया में भी पहुंचाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी भी आपको मिलेगी, और ये रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब इस आपको इस पीएम कुसुम योजना में कहा। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम भी सेकंड फेज इसको लॉन्च किया गया है। टारगेट है दिसंबर 2022 तक हम 40 गीगावाट का टारगेट रूफटॉप सोलर से हम अचीव कर लेंगे। इसके तहत सरकार सब्सिडी वगैरह देती है। आपको पता भी होगा, आपको अपने घर पे अगर सोलर पैनल लगवाना है तो सरकार उसमें सब्सिडी देती है। इसके अलावा फेज थर्ड ऑफ द ऑफ ग्रिड सोलर पीवी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो कि सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर स्टडी लैब, सोलर पावर पैक्स के लिए भी यहाँ पर सरकार कुछ पैसे देती है, जो कि वैलिड था 2021 तक। ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, क्योंकि इसका नाम है ऑफशोर विंड। ओके, तो ये विंड एनर्जी को इनहेंस करने के लिए, विंड एनर्जी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की इसमें बात की जा रही है। इसमें ज्यादा आपको गुजरात और तमिलनाडु कॉस्ट में यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट आपको नजर आ जाएंगे। अगेन जो ग्लासगो की मीटिंग आपको याद होगी, ग्लासगो की मीटिंग जो कि COP26 से रिलेटेड मीटिंग है, जो कि नवंबर 2021 में हुई थी। तो ये आपको 16वीं मीटिंग थी क्योटो प्रोटोकॉल की। तीसरी मीटिंग थी इसकी CMA थर्ड, यानी कि दिस इज द मीटिंग ऑफ पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट की तीसरी मीटिंग। और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस की 52 से लेके 55th मीटिंग थी ये। और टोटल कॉप की बात करते हैं तो हम ये 26वीं मीटिंग थी। तो नंबर भी याद आपको याद रखना है इसमें कि किसके लिए कौन सी मीटिंग थी। तो कॉप के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए 26 मीटिंग थी। पेरिस एग्रीमेंट मीटिंग के लिए, ये एग्रीमेंट के लिए तीसरी थी। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए 16 मीटिंग थी। तो एक ही तो एक पूरा मीटिंग हो रहा था, डे बाय डे लोग वहां पे मिल रहे थे, तो बाकी चीजें भी चर्चा वहां पे हो रही थी। तो ग्लासगो पैक्ट जो था, इसमें बेसिकली एडेप्टेशन, मिटिगेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉस एंड डैमेज की बात की गई। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि डेवलप कंट्रीज को जो बात कही गई है कि आप $100 बिलियन जल्दी से मोबिलाइज कीजिए 2025 तक, उसको भी इसमें बात की गई थी। ठीक है। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि डेवलप कंट्री ने जो बातें कही हैं कि हम ये करेंगे, कृपया करके उनको क्या कीजिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जल्दी से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। समझ गए। उसके साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको सहायता भी प्रोवाइड आपको फाइनेंस के थ्रू करना है। करीब 2022 तक, 2025 तक, 2019 के लेवल पे आपको सहायता भी प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह दीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह कीजिए। ओके। यहाँ पर एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस भी बनाया गया, जो कि एक टेक्निकल कमिटी होगी। और इसका काम क्या होगा, क्लाइमेट फाइनेंस को डेफिनेशन प्रोवाइड करने का काम होगा। यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस का डेफिनेशन क्या होगा, उसको बनाने का इसका स्टैंडिंग कमिटी का काम। COP26 also welcomes the 2-year Glasgow Sharm el-Sheikh work program on global goal on नाउ इंडिया NDC, यानी कि इंडिया ने क्या टारगेट तय किया पेरिस क्लाइमेट के अंडर में, और वो जो रिपोर्ट दी इंडिया ने इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज होती है वहां पर जो सबमिट किया, उसमें इंडिया ने क्या
तो इंडिया का जो एनडीसी है इसमें कहा गया कि इंडिया ने कहा है कि 2030 तक 2005 के लेवल पर हम 33 से 35% इमिशन इंटेंसिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। साथ ही साथ 2030 तक हम करीब 2.5 से लेके 3 बिलियन टन ऑफ CO2 हम क्या करेंगे, इसको कार्बन सिंक यानी कि एब्जॉर्व करने का काम करेंगे। तो ये एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, ये ऑब्जर्वेशन होगा एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के द्वारा यानी कि एफॉरेस्टेशन के द्वारा। ओके, तो वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण के थ्रू 2030 तक हम इतना बिलियन टन CO2 को एब्जॉर्व, तो ये कहा। इसके अलावा इसमें यह भी सरकार ने कहा कि 2030 तक जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट या एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 40% तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सोर्सेज से लेके, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से लेके। ये इंडिया ने कमिट किया अपने एनडीसी में। अब इसमें ये देखेंगे कि इंडिया का जो थर्ड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट आता है जो यूएनएफसीसी को इंडिया ने सबमिट किया 2021 में, तो इसमें ये कहा गया कि 2005 से लेकर 2016 तक हमने अपने यहाँ जो आपको इमिशन है, इमिशन इंटेंसिटी को अपने जीडीपी का 24% तक कम कर लिया। तो टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि 2030 तक हम 33 से 35% तक कम करेंगे, लेकिन हमने 2016 तक 24% तक कम कर लिया, ऐसा रिपोर्ट में कहा। साथ ही साथ जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इसमें सरकार ने यह कहा कि टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट इज अबाउट इतना मिलियन टन। अभी टोटल स्टॉक है हमारा फॉरेस्ट में कार्बन का इतना मिलियन टन। ओके, जो कि हमने इसको बढ़ाया है, कितने से बढ़ाया है, करीब 80 मिलियन टन तक बढ़ाया है एज कंपेयर टू द लास्ट असेसमेंट ऑफ 2019, यानी कि 2019 से लेके अब तक हमने 2021 तक हमने 2 साल में 80 मिलियन टन जो कार्बन है उसके सिंक को बढ़ाया है, उसको हमने एब्जॉर्ब किया हमने फॉरेस्ट के थ्रू। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें तो इनका कहना है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम करीब 40% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से ला रहे हैं, यानी कि अभी हमारा 40% हो चुका है, जबकि इनका टारगेट था 2030 तक का। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ग्लासगो में एक कमेटी भी बनाई गई थी, हाई लेवल इंटरमिनिस्ट्रियल अपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जो कि ये कमेटी क्या करेगी कि इंडिया को अपने इन टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगी। ठीक है, ताकि इंडिया ने जो ऑब्लिगेशंस है या फिर जो भी अपने कमिट किया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत तो उसको फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगेन मई 2021 में आरबीआई ने एक नई यूनिट बनाई जिसको सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप के नाम से जाना गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन जो कि आरबीआई के अंडर में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, गलती नहीं करना इस तरीके का। ठीक है, तो जो कि नाम ही है सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप इसका, तो फाइनेंस को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो क्लाइमेट और इन सब चीजों के रिस्क से वो थोड़ा सा सस्टेन कर पाए, उस तरीके की फाइनेंसिंग की बात हो रही है। जनवरी 2021 में टास्क फोर्स भी बनाया गया था सस्टेनेबल फाइनेंस पर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, इसके द्वारा सेटअप किया गया था। इसका तो काम क्या था, इसका काम ये था कि सस्टेनेबल फाइनेंस के फ्रेमवर्क को आप डिफाइन कीजिए, एक रोड मैप आप तैयार कीजिए कि किस तरीके से जो ये रिस्क होते हैं क्लाइमेट के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर को हम सस्टेनेबल और स्टेबल बना सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई ये भी देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स का एक ग्रुप है इसका नाम है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी अप्रैल 2021 में उसके मेंबर बनते हैं। आरबीआई ने एक पब्लिश किया स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आरबीआई ने अगेन ये सारी बातें वही की, रिपीट फाइनेंशियल सस्टेनेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड ऑल्सो आरबीआई इज अ मेंबर ऑफ टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क set up by Basel Committee on Banking Supervision and International Platform on Sustainable Finance। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या था, फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ से पैसा आएगा उससे रिलेटेड आरबीआई ने ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और आरबीआई के साथ वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी कुछ इनिशिएटिव ये जो लिए हैं वो सारे यहाँ पर लिखा गया। अगेन
हो सकता है प्रीलिम्स में यहाँ से कुछ पूछ ले कि सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप किसने बनाया है, पूछ सकते हैं, आरबीआई ने बनाया है, सीधी सी बात। अदरवाइज मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं और ये कीवर्ड्स हैं आपको लिखना है अगर फाइनेंस की बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया की क्या आपको इनिशिएटिव्स हैं, तो पहला तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने इसको प्रपोज किया था, जिसका नाम था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट एट COP26 ग्लासगो जो मीटिंग हुई थी। ग्लासगो की मीटिंग एक चीज याद रखिएगा, यूके की प्रेसिडेंसी में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम की प्रेसिडेंसी में हुई थी। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट या लाइफ में ये कहा गया कि सारी वर्ल्ड कम्युनिटी को एक साथ मिलके हमें क्या करना चाहिए कि कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो पाए। ठीक है, और मेनी सेक्टर्स एंड जो डाइवर्स एरिया है वहां पर भी इसका इफेक्ट आपको दिखना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पता है इंडिया एंड फ्रांस और बाकी कुछ कंट्रीज मिलकर इन्होंने ये बनाया हुआ था। अगेन नवंबर 2021 ग्लासगो में ही मोदी ने एक और चीज स्कीम को लॉन्च किया प्रपोज किया, बेसिकली वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी कि ऐसा ग्रिड बनाया जाए जो वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो एग्जिस्टिंग ग्रिड हो या फिर नया ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ये काम किया। ठीक है, तो इसका भी सेक्रेटेरिएट आपको आईसी सेक्रेटेरिएट में होगा। और आईसी जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये ऑब्जर्वर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है इसका यूएन जनरल असेंबली का। ओके, तो इसका मैंडेट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कि हम 2030 तक $1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट में लेके आएंगे। और 2021 से 2026 तक के लिए कुछ ग्लोबल इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए हैं, 3 ग्लोबल इश्यूज, अगेन एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसके लिए हमें 8 थीमेटिक प्रोग्राम्स पर काम करना हो, तो इसके लिए आईसी ने क्या किया था, 8 थीमेटिक प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था। तो ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए जो डिजास्टर रेजिलेंट है, डिजास्टर का उस पर बहुत ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े। तो अगेन सितंबर 2019 में देखेंगे इसको लॉन्च किया गया था, जिसे 28 कंट्री तक एक्सपेंड भी किया गया था और 7 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्ट है। अगेन मार्च 2021 में पीएम मोदी इंडिया के, यूके के, इटली के एंड फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कुछ ग्लोबल इश्यूज की भी चर्चा की थी अबाउट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक पावर, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन नवंबर 2021 में इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड फिजी, जमैका, मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मिलकर एक नई चीज यहां पर लॉन्च की, और वो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स। एंड दिस इज द डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स that provides quality technical financial services to make SIDS infrastructure resilience to climate change and disaster events। ठीक है, तो कुल मिला के बात वही है, यहाँ पर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बातें की जा रही है। इसके अलावा देखेंगे CDRI ने तो और इनिशिएटिव लॉन्च किए थे यहाँ पे। एक था ग्लोबल फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 तरीके का आपको यहाँ पर नजर आएगा। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ओके, तो बेसिकली ये लॉन्च किया गया इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा टू सपोर्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, जो कि न्यूयॉर्क सितंबर 2019 में हुआ था। तो बेसिकली अगेन ये उसी दिशा में एक काम है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आपको बनाया गया है टू बूस्ट द क्लाइमेट एम्बिशंस एंड एक्शंस टू इंप्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट। नाउ व्हाट आर द कंक्लूजन जो कि काम आते हैं आपको मेंस के आंसर के कंक्लूजन्स को लिखने में। तो अगेन वही सारी बातें यहाँ पर रिपीट की गई हैं कि ग्लोबली हम बात करें तो थर्ड ग्लोबली नेट गेन में आते हैं, ओके, 2010-20 के बीच में। साथ ही साथ हमने फॉरेस्ट एरिया में भी 2011-21 में हमने इंक्रीमेंट किया है, ठीक है, और ओपन फॉरेस्ट एरिया में भी हमने 7% का इंप्रूवमेंट किया है।
तो कितने कितना हमने इंप्रूवमेंट किया है, नॉट नेसेसरी, बस हाँ ये लिख सकते हैं कि हमने इंप्रूवमेंट किया है। सोशल फॉरेस्ट्री कुड बी द आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिगार्ड, आप इसको कंक्लूजन में भी या फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट यूनिटेड इज टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि सेफ वाली जो कैटेगरी है ग्राउंड वाटर की, धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो स्टेट यूनिटेड गवर्नमेंट को भी इस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, एंड क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल असेसमेंट यूनिट जो है उनको थोड़ा सा बेहतर बनाना होगा। साथ ही साथ तो क्लाइमेट एक्शंस जो है उन पर भी देना होगा, और नेट जीरो बाई 2070 वाली टारगेट को भी अचीव करने की ओर हमें ध्यान देना होगा, उस चीज पर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। साथ ही साथ हम 10th नंबर है टोटल फॉरेस्ट एरिया में, और हमारे टोटल टेरिटरी का 24% ही मार्क मात्र फॉरेस्ट कवर में आता है, जो कि पूरे वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट का मात्र कितना है, 2% है। तो वैसे हम पिछले 10 सालों में हमने इंक्रीज किया है, करीब 3% का हमने टोटल इंक्रीज किया है। और ये भी देखेंगे कि मेनली ये जो इंक्रीज आपको नजर आता है वो मेनली इंक्रीज है वेरी डेंस फॉरेस्ट में, क्योंकि वेरी डेंस फॉरेस्ट 20% के रेट से इंक्रीज हुआ है इस 10 साल में। तो ये आपका कंक्लूजन हुआ, और आराम से इसे आप लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी।